प्रभात बच्चों, मैं स्मिता मैडम। आज मैं आपको भाषा, लिपि और व्याकरण के बारे में बताने आई हूँ। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। विचारों का आदान प्रदान हर समाज के अस्तित्व के लिए आवश्यक है। प्रत्येक व्यक्ति कुछ बोलकर या लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुँचाता है। इस प्रकार विचार पहुँचाने का माध्यम भाषा है। अतः जिन ध्वनि चिन्हों के माध्यम से हम अपने मन के विचार बोलकर या लिखकर अभिव्यक्त करते हैं, वो भाषा है। भाषा का वह स्वरूप समय के साथ साथ बदलता है। भाषा अत्यंत संवेदनशील होती है। विश्व में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे अंग्रेज़ी, अरबी, जर्मन, रूसी, चीनी, फ्रेंच आदि। हमारे देश में भी अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे हिंदी, पंजाबी, बंगला, तमिल, गुजराती, कश्मीरी, मराठी आदि। भाषा निम्नलिखित दो रूपों में प्रयुक्त होती है: मौखिक भाषा, लिखित भाषा। पहले देख लेते हैं मौखिक भाषा। मौखिक भाषा भाषा के जिस रूप से मन के विचारों और भावों का बोलकर या सुनकर आदान प्रदान किया जाता है, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा को भाषा का स्थायी रूप स्वीकार नहीं किया जाता है, क्योंकि ये स्थायी नहीं होते, ये मौखिक होते हैं। उदाहरण के तौर में हम लोग देख लेते हैं रेडियो। अध्यापिका महोदय कक्षा में मौखिक भाषा का प्रयोग करती है। भाषण है, टेलीफोन है इत्यादि। अब हम लोग चलते हैं लिखित भाषा की ओर। जब लिखकर अपने विचार अभिव्यक्त किए जाते हैं तो ऐसी भाषा लिखित भाषा कहलाती है। लिखित अर्थात लिखा गया। प्रत्येक भाषा का लिखित रूप उसे स्थायी रूप प्रदान करता है। उदाहरण के तौर पर देख लेते हैं समाचार पत्र, पुस्तक, कंप्यूटर इत्यादि। लिखित भाषा ने ही मानव को पूर्ण अर्जित ज्ञान से परिचय कराया, जो भविष्य की उन्नति और विकास का आधार बना। अब हम लोग चलते हैं लिपि की ओर। भाषा का लिखित रूप लिपि के ही कारण संभव है। लिपि का अर्थ लिखने का ढंग। हर भाषा में अलग अलग ध्वनि संकेत होते हैं। हर ध्वनि के लिए एक निश्चित चिन्ह होता है जो वर्ण कहलाता है। हर वर्ण को लिखने की विधि लिपि कहलाती है। अतः विचारों या ध्वनियों को लिखकर प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए चिन्ह लिपि कहलाते हैं। विश्व की विभिन्न भाषाएं अलग अलग लिपियों में लिखी जाती हैं, जैसे हिंदी व संस्कृत देवनागरी, उर्दू फारसी लिपि में, अंग्रेज़ी रोमन लिपि में, पंजाबी गुरुमुखी इत्यादि। हिंदी का जन्म संस्कृत से हुआ है, परंतु वर्तमान की एक अलग परंपरा तथा इतिहास है। वैसे तो भारत में बोले जाने वाली सभी भाषाएं आर्य तथा द्रविड़ परिवार की हैं। इन सभी भाषाओं का संबंध संस्कृत से है। शिक्षा का प्रचार होना तथा साहित्य रचना के कारण हिंदी भाषा जन जन की भाषा बन गई। 14 सितंबर 1949 में भारतीय संविधान की अनुच्छेद संख्या 343 के अनुसार हिंदी को राजभाषा स्वीकार किया गया। भारत के संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है, लेकिन बोली का क्षेत्र सीमित होता है। आज की हिंदी खड़ी बोली कहलाती है। 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। अब हम लोग चलते हैं व्याकरण की ओर। व्याकरण के द्वारा ही हम किसी भी भाषा के शब्दों तथा वाक्यों के शुद्ध स्वरूपों, शुद्ध प्रयोगों की जानकारी प्राप्त करते हैं। भाषा के शुद्ध रूप का पूर्ण ज्ञान व्याकरण के बिना असंभव है। भाषा के शुद्ध और स्थायी रूप को निश्चित करने के लिए नियमों की आवश्यकता होती है। ये नियम ही व्याकरण कहलाते हैं। अतः व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान
प्राप्त करते हैं। व्याकरण के निम्नलिखित 4 मुख्य अंग तथा अथवा विभाग हैं। पहला, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, पद विचार। वर्ण विचार भाषा की सबसे छोटी इकाई अक्षर अथवा वर्ण है। इस भाग में वर्णों, भेद, उच्चारण तथा लेखन की विधि बताई जाती है। शब्द विचार, शब्द विचार में शब्द के विभिन्न रूप, भेद, उत्पत्ति अथवा प्रयोग का वर्णन किया जाता है। वाक्य विचार, वाक्य विचार में वाक्यों के भेद, वाक्य निर्माण विधि तथा प्रयोग, विराम चिन्ह, वाक्य अलंकरण के विभिन्न साधनों आदि का वर्णन किया जाता है। पद विचार, इसके अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम आदि पदों के स्वरूप तथा प्रयोग पर विचार किया जाता है। तो बच्चों, आज मैं तुम लोग को भाषा, लिपि तथा व्याकरण के बारे में जानकारी दी हूँ। तो बच्चों लिख लो, तुम लोग का आज का गृह कार्य है। परिभाषा सभी की लिखनी है। तुम लोग को परिभाषा लिखना है, तुम लोग को भाषा, लिपि, व्याकरण, और वो भी उदाहरण सहित ही लिखना है। तो आज की कक्षा के लिए इतना काफ़ी। धन्यवाद।